इस वेव में भी इसमें भी सारे वही प्रिकॉशन लेने हैं जो प्रिकॉशन पहले ले रहे थे। पैसा आपको जवानी नहीं दिलाएगा, लेकिन ओल्ड एज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर देता है, उसको कम कर देता है। ओल्ड एज की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका ज़्यादातर का सल्यूशन शुरू होता है यंगर एज में। कुछ कंट्रीज़ में ये भी कह रहे हैं कि इसको सब लोगों को इंजेक्ट कर दें हम ओमिक्रॉन से, तो कम से कम एक सबको इम्यूनिटी मिल जाएगी, कि इससे अच्छी वैक्सीन हो नहीं सकती। लेकिन आपने कभी सोचा कोई वैक्सीन ऐसी है जिसके अंदर लोगों की डेथ हो जाए और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? कुछ इतलाती, कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे, कुछ भिगो गए थे, कुछ छू कर निकल गए थे, कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया से। हम हैं पॉडकास्टिंग स्टेशन अनुभव लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में। इस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने, और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं कुमकुमधर, रूपाली चंद्रा और अरविंद मिश्रा जी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केसेस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूं तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आए हैं अनुभव लखनऊ। और आज हमारे शो पर हमारे गेस्ट हैं शहर के जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ दास, जिनसे बात की श्री अरविंद मिश्रा जी ने। आइए सुनते हैं। सिद्धार्थ, आज हम लोग एक अलग प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। यह है अनुभव चैनल। भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को मार्गदर्शन देने और अनुभव शेयरिंग करने के लिए ये चैनल स्थापित किया है। इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपको आदत है मरीज देखने की, प्रेस्क्रिप्शन लिखने की। आप बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक हैं शहर के, आपने लाखों लोगों का इलाज किया होगा। आज तो हमारा सीधा सवाल यह है कि पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण जो नए चैलेंजेस सामने आए हैं, उनसे निपटने के लिए सीनियर सिटीजन्स को अपने लाइफस्टाइल चेंज करने के बारे में कहा जाता है। इस बारे में आपका क्या परामर्श है? अरविंद, तुमने बहुत सही बात कही कि पिछले 2 सालों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कोरोना की वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि सबसे ज़्यादा इसमें डेथ जो हुई है वो ओल्डर एज ग्रुप की हुई है। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी डेथ हुई है। मेरी फैमिली में ही कम से कम 6-7 सीनियर लोगों की डेथ हुई है एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर। तो यही एक चीज़ है जो कि हमने देखी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यंगर में नहीं होती है, यंगर में भी होती है। बीमारी बहुत की ख़राब बीमारी निकली। अब इसका नया रूप आया है ओमिक्रॉन। तो ये ओमिक्रॉन जो है, ये कह रहे हैं कि बड़ा माइल्ड है, लेकिन इस माइल्ड डिजीज़ में भी डेथ्स हो रही हैं और इसके अंदर भी लोग सीरियस हो रहे हैं और आईसीयू तक जा रहे हैं। अरे ये तो वैक्सीन है, ये हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ कंट्रीज़ में ये भी कह रहे हैं कि इसको सब लोगों को इंजेक्ट कर दें हम ओमिक्रॉन से, तो कम से कम एक सबको इम्यूनिटी मिल जाएगी, कि इससे अच्छी वैक्सीन हो नहीं सकती। लेकिन आपने कभी सोचा कोई वैक्सीन ऐसी है जिसके अंदर लोगों की डेथ हो जाए और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? मेरे ख्याल में तो नहीं करेंगे। तो इस वेव में भी जो ओमिक्रॉन वाली वेव है, इसमें भी सारे वही प्रिकॉशन लेने हैं जो प्रिकॉशन पहले ले रहे थे। अच्छा।
लेकिन एक चीज़ और है इसके साथ में कि बीच में वैक्सीनेशन का जोर आया था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे निकले जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया। तो मेरी एडवाइस फॉर सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये है कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। एक उससे अच्छा तरीका कोरोना का प्रिवेंशन का शायद नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है कि आप घर में ही रहिए, प्रिकॉशन सारे लेते रहिए, लेकिन अपने बच्चों को भी समझाइए कि प्रिकॉशन उनका भी लेना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो घर आएंगे तो आपको इन्फेक्शन देंगे वो, और आपकी तबीयत फिर वैसे ही ख़राब हो सकती है, जिसके अंदर बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये क्यों फिर कहा जा रहा है कि कोरोना की वेव, जनरल इम्प्रेशन है ये कि पुराना कोरोना जो था ज़्यादा खतरनाक था और ओमिक्रॉन इज़ लाइट, इनसे खतरा नहीं है मृत्यु का, और हम लोग देख रहे हैं कि मृत्यु की भी संख्या आंकड़े के से कम है, तो इसका मतलब ये कम घातक है इन टर्म्स ऑफ ये कम घातक है, लेकिन फैल ज़्यादा रहा है। ओमिक्रॉन के अंदर शायद डेथ रेट 0.1 या 0.2% ही होगा, जबकि डेल्टा वेव में करीब 2 to 3% के करीब था। तो इसमें अगर 0.1-0.2% भी है, लेकिन ये 1 करोड़ की बजाय अगर 20 करोड़ को इन्फेक्ट करेगा तो इसमें भी काफ़ी डेथ्स होंगी जी। तो इसलिए ये इतना, चाहे ये माइल्ड है, इसमें डेथ्स कम हो रही हैं, इसके अंदर आईसीयू में लोग कम पहुंच रहे हैं, फिर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका पूरा प्रिकॉशंस इसके लिए जाए। ओल्ड एज की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका ज़्यादातर का सल्यूशन शुरू होता है यंगर एज में। ये नहीं कि आप ओल्ड एज में उनकी प्रिकॉशन कर पाएंगे, आपको यंगर एज से करना है। अगर आप ओल्ड हो गए तो अब आपके बच्चों को ये प्रिकॉशन लेनी है कि आपको वो डिजीज़ ला के ना दें। और इस सब स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए डिप्रेस ना होइए, बहुत आप सुखी रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप को लोग रूमेटोलॉजी का, आप बहुत राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट हैं, और रूमेटोलॉजी मतलब घुटने की जो मैं दर्द की समस्या है, ये एक बहुत आम समस्या है और बहुत ज़्यादा लोगों को अक्सर दिखाई पड़ता है। हम एक वृद्ध आदमी के आने की कल्पना ही मान चलते हैं कि वो ठीक से चल नहीं पाते, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है। ये एक इतनी आम समस्या हो गई है, क्या इसके लिए आप परामर्श देंगे? जो गठिया रोग जितने होते हैं, माने गए हैं कि होते हैं, करीब 200-300 तरह के ये होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन वाला जो होता है कमर में या पीठ में दर्द होता है, और दूसरा जो होता है वो ये घुटने वाला होता है। सबसे कॉमन यही है, सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट भी यही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर सबसे गड़बड़ चीज़ ये हुई है कि इस पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं कि ये बीमारी है। लोग सोचते हैं कि बुढ़े हो गए तो हमारे अब दर्द होना ही होना है, तो दर्द होगा, तो उसका बीमारी ना मानते हुए जब उसका इलाज होता है तब फिर तो ये नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ लोग मान के इसमें चलते हैं। अब ये जो बीमारी है धीरे धीरे शुरू होती है, घुटने की बीमारी, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हम लोग कहते हैं आमतौर पे। इसका बीज जो बोया जाता है वो यंग एज में बोया जाता है। जो मैंने अभी पहले कहा था कि आपको यंग एज से इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। अब आपको जब हो गई तो फिर उसके लिए आप शायद उतना ना कर पाओ, उसके लिए भी करने के लिए चीज़ें हैं, लेकिन आपको पहले से ध्यान रखना है कि वज़न ना बढ़े। और अगर आप ऐसे स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसके अंदर की घुटने में चोट लग सकती है, अगर चोट लगी जोड़ में या किसी वजह से भी जोड़ में सूजन आई, तो घूम फिर के उसके अंदर आगे चल के ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी ही होगी। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा संभल के रहना होता है। लेकिन ये भी इसका मतलब नहीं है कि आप खेलें कूदें नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़रूर इसको लेके चलें। दूसरी चीज़ है, इस ऑस्टियोआर्थराइटिस से आप डिप्रेस ना हो। आपको सब यही बताएंगे कि लाइलाज बीमारी है और घुटना बदलना होगा, और हम भी सब मरीज़ों को यही बताते हैं कि बड़ी वफ़ादार बीमारी है, साथ नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका आप इलाज ना करो, इलाज करना होगा जी। और जो भी इलाज आप करोगे इसके लिए, उसके अंदर एक बड़ा कंपोनेंट है कि आप जो है डिप्रेस ना हो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप डिप्रेस हो गए तो आपका दर्द बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा अगर आप डिप्रेस हो गए जी। और इस बीमारी में डिप्रेशन बहुत कॉमन है। तो अगर आप डिप्रेशन का भी साथ में इलाज ले लोगे, और भी ऐसे 2-4 फैक्टर्स हैं उनका आप इलाज ले लोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको घुटना बदलवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यू हैव टू लुक एट अदर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो, कि क्या ट्रीटमेंट इसके अंदर हैं जो कि किए जा सकते हैं।
अगर दर्द ज़्यादा है और घुटना गर्म है तो हो सकता है आपके डॉक्टर घुटने में इंजेक्शन लगाने को कहें, लगवा लीजिए, आराम आएगा उससे। और फिर हो सकता है कि आगे चल के घुटना बदलवाने की ज़रूरत ना पड़े। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमेशा घुटना नहीं बदला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इसमें जो कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह भी इसमें ऐसी हैं जिसको कि करने से कुछ इसमें राहत मिल सकती है, या मेडिकल दवा खाना ही इसका इलाज होगा? इसकी एक्सरसाइजेज हैं जो कि करी जाती हैं और इनको हम लोग क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कहते हैं, वो करी जाती हैं। एक्सरसाइजेज भी करिए और पैदल भी चलिए जी। अगर आप पैदल नहीं चलोगे तो आपको आगे चल के दिक्कत होगी। पैदल चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी मसल्स इंटैक्ट होती हैं जी। दर्द है आपको थोड़ा बहुत चलिए, थोड़ा बहुत दर्द उसके साथ भी चलिए, उसके साथ भी चलिए, जी। क्योंकि अगर आप बिल्कुल नहीं चलोगे तो आपकी मसल ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करते रहना है, ताकत मसल्स के अंदर रहनी चाहिए कि आगे चल के अगर जोड़ भी बदलवाना है तो हम उसके बाद भी चल पाएंगे। सिद्धार्थ, 60 साल के बाद कुछ वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो एक नई तरह की परेशानी में आ जाते हैं। कुछ थोड़े फैमिली में कम्युनिकेशन कम हो जाता है, कुछ डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं, बच्चों के साथ रिश्तों में एक परिवर्तन आता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। इसके लिए क्या आप परामर्श देंगे? आप चिकित्सक भी हैं और स्वयं भी आप ये ओल्ड एज के इश्यूज से आप व्यक्तिगत रूप से भी इसको हैंडल कर रहे होंगे। एक मैंने चीज़ देखी है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़, और ख़ासकर ओल्ड एज में पैसा आपको जवानी नहीं दिलाएगा, लेकिन ओल्ड एज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर देता है, उसको कम कर देता है। तो इसलिए अपना पैसा बचा के रखें, ये नहीं कि आप अपना जवानी में पैसा इधर उधर उड़ा दीजिए। एक दूसरी ये टेंडेंसी ख़त्म करनी चाहिए कि अगर बुढ़ापे में पैसा आए तो हम उसको खर्चा नहीं करेंगे। जी। उसको खर्चा करिए, उसको बच्चों के लिए उठा के मत रखिए जी। एक ये भी हमने बहुत दफ़े देखा है कि लोग जो है अपने बच्चों को सारा अपना पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं जी। अपने पास उन्होंने कुछ रखा नहीं। उनको बहुत प्रॉब्लम अक्सर होती है कि बच्चों ने ध्यान नहीं दिया आपके ऊपर, आपके पास प्रॉब्लम है। आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी जिसमें उन्होंने दिखाया है कि माँ बाप बूढ़े हैं, उनका चश्मा जो है गिर पड़ा, उसमें स्क्रैचेस पड़ गए, उनको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन दूसरा चश्मा बनवाने के लिए बच्चों ने मना कर दिया जी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपके पास जो यंग एज में आपने पैसा कमाया है वो अपने पास रखिए, उसको वो मत कर दीजिए। पैसा क्या मत कहिए, अपनी जिंदगी की कमांड दूसरों के हाथ में मत दीजिए। जी। हाँ। जी। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अगर बच्चे बाहर हैं देश के, अब देश के बाहर हैं तो वो जो कमा रहे हैं वो आपसे 10 गुना 20 गुना 40 गुना कमा रहे हैं। आपने कहा हम आपको पैसा दे रहे हैं, वो पैसा उनके लिए किसी काम का, क्योंकि आप लाखों में खर्चा करोगे उनको हज़ारों में मिलेगा, तो एज ए रिज़ल्ट वो उनके किसी काम नहीं आता है वो पैसा। जी। लेकिन आपका जो लाखों का पैसा आपके लिए जो आपकी ओल्डर एज में काम आता वो नहीं आता। आपने यंग एज में तो पैसे बचाए, जमा करे, आपने पूंजी करके छोटा छोटा अमाउंट करके जमा किया, आपने बड़ी तंगी से आप रहे, लेकिन ओल्ड एज में आके वो तंगी छोड़िए, खर्चा करिए। दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज की, लोनलीनेस। लोनलीनेस क्यों होती है? आपके साथी संगी सब हो गए, बच्चे तो आजकल जो है वो ज़्यादातर बच्चे विदेश निकल जाते हैं या दूसरे शहरों में चले जाते हैं, तो आपके साथ तो कोई है नहीं। मेरे नाना जी का एक बड़ा वो है, मैंने उनसे ये चीज़ सीखी कि नाना जी आपने दोस्तों के पास चले जाया करिए। कहने लगे वो भी सब एक एक करके मर गए, है ही नहीं कोई, अब मैं किसके पास जाऊं। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे इसके लिए क्या करना है। इन सब की वजह से एक डिप्रेशन भी हो जाता है, जैसे आपने भी कहा कि डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, उसके लिए क्या करें? तो बाकायदा सीख प्रोफेशनल हेल्प डिप्रेशन के लिए। आपको लगे कि हाँ मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, इसका मतलब है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं डिप्रेस्ड हूँ और मुझे कुछ हेल्प लेनी चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। जी। कुछ थोड़ी बहुत दवाएं आपको मिल जाएंगी तो उसके अंदर आपको बहुत फ़ायदा होगा, कुछ आपको साइकोथेरेपी मिल जाएगी, बहुत फ़ायदा होगा उससे। यंग लोगों से दोस्ती बना के रखिए। जब आप 30-40 साल के थे आप तब से बनानी शुरू करिए दोस्ती।
अगर आप 50-60 साल के हो रहे हैं तो उससे पहले 30-40 साल के लोगों से, 20-30 साल के लोगों से सबसे दोस्ती बना के अपनी रखिए, क्योंकि यही लोग आएंगे आपके पास में जब आपको ज़रूरत होगी। अगर आपके पास दोस्त आपकी ही एज के हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आ पाएँ, वो हैं भी कि नहीं हैं अब। तो एक यंगर लोगों के साथ में दोस्ती बना के रखना, उनको हेल्प करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड्स को कल्टीवेट करिए, यंगर लोगों को कल्टीवेट करिए। तीसरा पॉइंट जो मैं कहूँगा वो ये कहूँगा कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप काम करते रहिए। जो भी काम कर रहे थे, अगर वही काम कर सकते हैं तो करते रहिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कोई दूसरा काम पकड़िए, क्योंकि उस काम को करने में आप घर से निकलेंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, यूज़ इट और लूज़ इट। आप अपनी जो भी फैकल्टी है अगर आप उसको यूज़ करेंगे, आप अगर जोड़ने का काम करते हो तो अगर जोड़ोगे नहीं तो आप भूल जाओगे जोड़ना। आजकल सब कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, सब जोड़ना भूल गए। जैसे टेलीफोन नंबर भी पहले याद होते थे, वो भी अब नहीं याद रहते, तो मोबाइल के चक्कर में वो भी नहीं याद रहते। तो ये बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है, यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप चलोगे नहीं तो आप चलना भूल जाओगे, अगर आप जो है वो पढ़ोगे नहीं तो पढ़ना भूल जाओगे, आप काम नहीं करोगे तो काम करना भूल जाओगे, आप दोस्तों से मिलने नहीं जाओगे तो वो भूल जाओगे कि दोस्त क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें करनी बड़ी ज़रूरी हैं कि इनको करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके परिवार में भी आपकी पत्नी भी एक बहुत वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, शहर की, बहुत फेमस। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब कैरियर वेमेन होती हैं और अच्छे इंपॉर्टेंट करियर में आप लगे रहते हैं, तो कहीं कुछ लोगों का कहना है कि शायद क्वालिटी लाइफ बच्चों को हम अच्छी दे पाते हैं, कुछ लोग कहते हैं बच्चे मिस करते हैं। ये जो दायित्व थे आपके परिवार के, इसमें ज़िंदगी में आपने क्या खोया, क्या पाया, इसका कोई लेखा जोखा दिमाग में बनता रहता है। आप उसको बांटें अगर हमसे, तो शायद कई लोगों को इसमें कुछ लेसन्स मिले। मैं कहूँगा वी मैनेज्ड समहाउ। यंगर डेज में हम लोग की सैलरीज बहुत कम थी। जब मैं लेक्चरर बना तो मेरी सैलरी 2000 रुपये महीना थी और एक जने की सैलरी में कुछ होता नहीं था, तो 2 जनों की सैलरी वॉज ए बिग हेल्प। तो आई थिंक हस्बैंड हैं और वाइफ हैं, अगर दोनों जने काम कर रहे हैं तो ये इस मामले में बहुत अच्छा है कि आप अपनी फैमिली को बेटर तरीके से चला सकते हो। दूसरी एक चीज़ थी कि हम प्रैक्टिस भी करते थे। आप छोटे डॉक्टर हो, कैसे आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, बड़े डॉक्टर के पास तो आते हैं, लेकिन छोटे के पास में गिनती के 2-4 मरीज ही आते थे, लेकिन जितने भी आते थे उससे भी हमारी उसके अंदर हेल्प हुई। और फिर लोन भी लिया हमने। लोन जो हमने लिया उसमें हमारे दोनों में से एक की सैलरी चली जाती थी उसका इंस्टॉलमेंट पे करने में, लेकिन उसके कुछ एडवांटेजेस हमें मिले। जो हमारे बच्चे थे उन्होंने हमारे घर को, हमने जल्दी घर बना लिया था जी, तो हमारे बच्चों ने उसको घर को, तो बच्चे उसके अंदर हमारे घर में 15 साल के करीब रहे और उन्होंने उस घर को 15 साल एंजॉय किया जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती थी उन दिनों में वो ये आती थी कि बच्चे जब स्कूल से घर लौट के आते थे तो उस समय उनको माँ की कमी महसूस होती थी जी। उस समय वो रोते थे, इरिटेबल होते थे, परेशान होते थे। बेटा नहीं, बिटिया ज़्यादा जी जी, वो ज़्यादा वो परेशान होती थी उस समय। लेकिन फिर माय वाइफ वो बहुत ही ध्यान रखती थी बच्चों का, फ़ोन करना, उसी समय उनके पास फ़ोन आ जाता था उसका, एंड शी कुड यू नो इवनिंग पूरी वो उन्हीं के साथ में स्पेंड करती थी। थोड़ा सा शायद उससे हम लोग के कैरियर पे फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन बट आई थिंक तो अच्छा समन्वय बैठ गया उनके साथ में। ओवरऑल मैं कहूँगा कि हम लोग 2 जने थे तो थिंग्स वर ईजियर फॉर अस। अगर एक जना कमा रहा होता तो शायद उतनी फ्रीली या उतने उससे हम ना रह पाते जितना कि हम लोग 2 जनों की कमाई में रह पा रहे थे। आई थिंक इट वॉज ओवरऑल ए गुड एडजस्टमेंट दैट वी कुड मेक जी। डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ बातचीत करने का बहुत शुक्रिया। आज अगर मैं आपसे की बात को समाप्त करूं तो मुझे लगता है कि शायद जो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है उसमें आपको जितनी गतिविधियां आप करते रहें उनसे रिटायर होने की ज़रूरत नहीं है। उनको किसी न किसी तरीके से करते रहिए। थोड़ा अनुशासन जो शुरू में माँ बाप ने सिखाया था उसके साथ जारी रखिए। थोड़ा व्यायाम करिए निश्चित रूप से, लोगों से मिलिए जुलिए, अच्छा खाइए, टहलिए और खुश रहने की कोशिश करिए। खुशी आपके हाथ में है
और जिस तरह खुशी आपके हाथ में है, आपकी ज़िंदगी के बचे हुए 10, 15, 20 साल, उसका भी इतिहास आप खुद ही लिख सकते हैं, कोई और से लिखने के लिए नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।